नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी RKB, और आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर। टुडे इज़ अ वेरी सैड डे, टुडे इज़ अ रियली अनहैप्पी डे। More than 270 people have died in an accident in Balasore, and I don't even know where to begin. How could such a thing have happened now, at this time? 3 trains colliding with each other, in spite of the best signaling system in the world, in spite of everything else. But then, the same thing happened in Germany about two and a half, 3 years ago. 2.5-3 साल पहले जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था. But this is terrible, what has happened. But even in this disaster, we see hope. We see hope in the sense that thousands upon thousands of people lined up in Balasore to donate blood. हजारों की तादाद में लोग पहुंचे खून देने के लिए उन लोगों को जिनको खून की ज़रूरत थी, so that the blood banks should not run short, so that the doctors should not lose a patient just because of lack of blood. And I think that shows the great spirit of India. At the moment with us from the BJP we have our old friend Mr. Ajit Chavan. Ajit Chavan साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. सर बहुत उदास दिन है, बहुत ही दुखद दिन है सर. मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ. मतलब आज की तारीख में 21वीं सदी में 2023 में जब रेलवेज की इतनी अपग्रेडेशन हुई है, एक एक चीज़ उपलब्ध करा दी गई है, उसके बावजूद ऐसी त्रासदी हो गई, मेरी समझ के बाहर है. प्रधानमंत्री जी खुद गए वहाँ पर, उन्होंने खुद मुआयना लिया उस जगह का और खुद कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा. And I think this has something to do with human error, if I'm not mistaken. I may be wrong. I'm jumping the gun. What do you think, sir? सर ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है. मैं पूरे देशवासियों की तरफ से दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई, जो लोग जख्मी हुए, उनके प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करता हूँ. सर जैसे आपको लग रहा है कि आज किस विषय से शुरू करूं, हम सभी बहुत दुखी है. टीवी पर हम इस घटना के बारे में देख रहे थे. निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्णय लिया. सर हम सब लोग बहुत दुखी है जिस तरीके की ये घटना हुई है. 21वीं सदी में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे संसाधन है, हम रेलवे पर इतना खर्च कर रहे हैं, रेलवे को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये होता है. सर मैं ये चाहूंगा, हम ये हादसा आज ही हुआ है, इस पे और कुछ बात नहीं करते हुए बस यही चाहूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए. इसमें जिस किसी की भी गलती हो वो तो ढूंढी जाएगी, मगर जिनकी जान चली गई, जो जख्मी हुए, जिन परिवारों पर ये दुख का पहाड़ टूटा है, वो तो वापस नहीं मिलेगा. और मैं कई साल मैंने जर्नलिज्म किया है, अभी मैं पत्रकार हूं. जब हम इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो हम हर बार, मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि प्रशासन, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग रिव्यू नहीं करते, वो भी करते हैं, पर इसमें गलतियां कुछ रह जाती है. ऐसे विभागों में काम करने वाले लोग इस बात को बार बार उनको याद करना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है. लेकिन तो एक बड़ा चीज दुख है सर. अजीत चौहान साहब, लेकिन एक चीज है जी. इसमें भी एक आशा की किरण है, इसमें भी एक थोड़ी सी रोशनी है कि आप मानेंगे जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हुआ, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे खून देने के लिए. सर ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की स्पिरिट सामने आई है. हजारों की तादाद में लोग पहुंचे. लोकल हॉस्पिटल में एक वो MB हॉस्पिटल जो है, वो देयर इज ओनली वन हॉस्पिटल ओवर देयर व्हिच इज द बिग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, वहां पर लोग पहुंचे खून देने के लिए. और डॉक्टर्स हैड टू टर्न पीपल अवे. दे हैड टू टेल देम, भाई वी हैव गॉट इनफ ब्लड, डोंट वरी, आप रुकिए. मतलब इसको देख करके हृदय जो है बिल्कुल गदगद हो जाता है. दिस इज समथिंग अमेजिंग. अजीत चौहान साहब. सर हम दोनों मुंबईकर हैं और किसी भी संकट के समय पर एक दूसरे के लिए दौड़ जाना, ये
जिसको मुंबई स्पिरिट कहती है पूरी दुनिया, ये हमारे पूरे देश में है। ये भारत का डीएनए है सर। और मैं आपके माध्यम से इन सभी बहन भाइयों का बड़ा आभारी हूँ कि ओडिशा की इस बहुत बड़ी हादसे के बाद लोग स्वयं स्फूर्ति से खून देने पहुंच गए, क्योंकि बहुत लोग जख्मी थे, बहुत लोगों को खून की जरूरत थी। ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, और हमारे लोगों के इस जज्बे को सर आपके माध्यम से मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो संकट के समय अपने भाइयों की, बहनों की, देशवासियों की मदद करने के लिए तुरंत पहुंचे। Right, and I saw the Prime Minister's meeting. I am sure you must have seen it also. वो जो डिजास्टर की जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी की, वहाँ पे जो हमारे आरडीएफ के जो हेड हैं वो भी थे, बाकी सब लोग भी थे. I think Atul was also there. He's the head of the RDF. He's an amazing man. I think they're not ruling out anything at all. But as you said, we shall not discuss that right now. This is not the time to discuss it. लेकिन इस विषय के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप you've been a journalist और इसके बारे में आपने ज़रूर बहुत, क्योंकि आप मुंबई से हैं तो मुंबई लिहाजा कभी हो नहीं सकता कि किसी ने पत्रकारिता मुंबई में करी हो और उसने लोकल ट्रेन्स का इशू, रेलवे का इशू डिस्कस ना किया हो. सो बहुत सालों से अपग्रेडेशन की बात हो रही थी रेलवे नेटवर्क की, रेलवेज की नहीं, रेलवे नेटवर्क की. वो अपग्रेडेशन एक्चुअली शुरू हुई है 2017-2018 से, और उस वक्त भी कहा गया था कि इसको 20 साल और लगेंगे. बिकॉज ट्रेन्स क्या है, पहले अगर आप देखें, मैं और अगर किसी को लग रहा है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं तो लगे, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. पहले जितने रेलवे मिनिस्टर आया करते थे, आपको याद होगा अजीत चौहान साहब, अपने इलाके में ये भी ट्रेन शुरू कर दो, इसको भी शुरू कर दो, उसको भी शुरू कर दो, उसको भी शुरू कर दो, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास पटरियां नहीं है, आपके पास ट्रैक्स नहीं है, आपके पास सिग्नलिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने ट्रेन शुरू कर दी है. ये सारा सिस्टम रैशनलाइज हुआ है 2017-2018 के बाद. एंड आई कैन से दिस विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. किसी को मेरे साथ इस पर डिबेट करनी हो, जब मर्जी आ जाए. मोदी सरकार के आने के बाद इसमें रैशनलाइजेशन हुई है. तो we were playing with disaster. Now this will take some time to upgrade. अजीत चौहान साहब. सर आज का दिन, इस दुर्घटना में 250 से ज्यादा हमारे भाई बहनों को हमने गंवाया है, तो पॉलिटिकल बात करने का दिन बिल्कुल नहीं है. पर जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब मैं दे दूं. सर रेलवे की हालत क्या थी, किस तरीके से रेलवे को अपनी प्रॉपर्टी करके समय समय पर मंत्रियों ने यूज किया, एक चुनाव में वोट्स पाने के लिए रेलवे के प्रोजेक्ट्स, रेलवे स्टेशन, नई गाड़ियां, बिल्कुल इनकी घोषणा की जाती है. जो बेसिक चीज आपने कहा कि सिस्टम को सुधारना, इतनी बड़ी देश की संपत्ति है हमारी, तो इसको सुधारने का प्रयास नहीं हुआ. इसकी पहले की सरकारों ने वो नहीं किया. अब हम कर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में रेल को ले जा रहे हैं, ये तो कर ही रहे, पर हमारे देश में जहां 100 सालों से भी अधिक समय हो गया जहां रेल चल रही थी, वहां रेल की क्या स्थिति थी, तो उसको सुधारने में बड़ा समय लग रहा है सर. उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने पैसे दिए हैं, और आपको पता है कि जब मोदी जी कोई चीज ठान लेते हैं, मोदी जी ने ये ठाना है कि देशवासियों को अच्छा रेल का सफर वो देंगे. आज का दिन बिल्कुल भी किसने क्या किया, किसने क्या किया, ये कहने का नहीं है, पर इस दुर्घटना के बाद मैं बड़े दुख के साथ ये कहूंगा, आपको पता है एक चीज मोदी जी का काम करने का ढंग है, वो जिसका कसूर हो उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं. इस घटना में भी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल बख्शा नहीं ही जाएगा. आज का दिन दुख का है सर. आज पॉलिटिक्स की बात इस विषय पे तो मैं नहीं ही करूंगा, क्योंकि संकेतों का उल्लंघन होगा. आज के दिन इस तरीके की पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे, पर ये बिल्कुल है सर, आपने विषय छेड़ा है कि इसके पहले समय रहते, समय समय पर जो चीजें रेलवे के लिए करनी चाहिए थी वो नहीं हुई. इसीलिए आज भी देशवासियों को इस तरीके के वाकयों का सामना करना पड़ता है. बड़ा ही दुखद दिन है सर आज का. 250 लोग किसी एक्सीडेंट में मारे जाना बिल्कुल
ये सरकार It की has reached almost अ, 300, sir. Almost 300, जी sir. जी जी जी. जी And जी that is terrible. ये Anyway, one can only express one's grief. One can only express ये one's condolences. इसके अलावा आज की तारीख में और किसी के पास कुछ है नहीं, मतलब उसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर? This is and लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है अजीत चौहान साहब? जी आज जैसा आपने कहा, अगर इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो क्या होगा कि इसका पूरा पोस्टमार्टम निकलेगा, फिर लेगेसी इश्यूज बाहर आएंगे, पिछले 10 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ, 50 साल में क्या हुआ, एक एक चीज़ बाहर आएगी, तो उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है। मतलब आई थिंक आई होप टू बिल्कुल गॉड। सर, जैसे कि जी जैसे आपने कहा सर, हम मुंबई के जर्नलिस्ट हैं। रेलवे के इश्यूज हमारे सामने सबसे ज्यादा आते हैं, रेलवे के इश्यूज सबसे ज्यादा आते हैं समय रहते। मतलब किसी लड़ाई में जितने लोग नहीं मारे जाते, उतने लोग हर साल मुंबई लोकल के आवाजाही में, मुंबई लोकल के परिसर में मारे जाते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है। जी ये मतलब मुझे बड़ा व्यथित करने वाला, और इसके लिए मैंने समय समय पर स्टोरीज करी है, मैंने की है, मेरी वाइफ ने की है, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। और हमने कई बार किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार को हमने ये सारी चीजें ज्ञात कराने की कोशिश की है। समय समय पर समय रहते कुछ चीजें नहीं की गई, इसलिए रेलवे की ये सारी परेशानियां हमारे सामने है सर। ये बात तो बिल्कुल है। आज का दिन सही में इस विषय पर राजनीति करने का नहीं है, पर पिछले हमारे राजनेताओं ने रेलवे को आसानी से वोट पाने का जरिया बना लिया। घोषणाएं की, जहां जरूरत है वहां कुछ नहीं किया, जहां जरूरत नहीं है वहां भी कर दिया। फंड्स जबरदस्ती ले गए। प्रोजेक्ट्स काफी सारे हमारे देश में कई जगह आप देखिए कि कई जगह थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं, फोकस करके प्रोजेक्ट्स नहीं किए गए। बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो हमारे पैसेंजर ट्रेन की बात है सर। मैं और कुछ चीजें अगर आपको बताऊंगा कि मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ है, उन्होंने किस तरीके से नियोजन किया है, किसानों के माल का आवागमन हो, हमारा देश के जरूरी माल का ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारे पोर्ट्स तक माल आने की चीजें हो, हर चीज में पॉलिटिक्स की गई सर। देश पीछे रह गया इस सब में। आज का दिन वो बात करने का नहीं है। इन सारे लेकिन मारे यहाँ गए पर लोगों को मैं फिर लेकिन से एक यहाँ बार पर मुझे ये श्रद्धांजलि कहना देता पड़ेगा, अब इस सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। एज फार एज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कंसर्न, it's terrible. The latest count that I see is almost 290. Almost 290 people have died. But let's not get into that. Let's move ahead. Uh, can we move ahead from this railway accident, please? Because it's bad. But over here, um, we are meeting for the first time since the Morgan Stanley report came out. I don't know whether you were aware of it. Morgan Stanley is one of the biggest investment bankers in the world, and they have said that the way India is growing right now, जिस प्रकार अभी हिंदुस्तान आर्थिक व्यवस्था में जिस प्रकार बढ़ोतरी दिखा रहा है, इनफैक्ट अगर उसका रियल ग्रोथ उसकी अगर देखेंगे तो दैट इज इवन मोर देन चाइना, ये कहा जा रहा है। दिस इज फैंटास्टिक। दिस से आज हम लोग 2023 में हैं। उन्होंने कहा है कि 2031 तक भारत जो है, आज जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। मतलब जर्मनी, जापान को भी हम लोग ओवरटेक कर लेंगे। एंड द क्रेडिट फॉर दैट इज गिवन टू मिस्टर नरेंद्र मोदी वेरी क्लियरली। अजीत चौहान साहब। और सर इसके बाद ये भी कहा गया कि 2024 में अगर फिर सरकार इस देश को मिले तो ये आंकड़े और भी अच्छे हो सकते हैं जी। तो आपके माध्यम से देश की जनता को मैं तो उसमें कहूंगा कोई डाउट है? उसमें कोई डाउट लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से, ये सर होता यह है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो विस्तार रूप से आपने बताया। मुझे इसी विषय को लेकर के लोगों के सामने I think we may have lost Mr. Ajit Chauhan for a minute. I think we'll try and get him back. We were of course talking about the Morgan Stanley. We were talking about the Morgan Stanley report. I think we've got him back. Yes, Chauhan साहब बोलिए सर। Right, we'll जी बोलिए सर, बोलिए। सर
ये जो रिपोर्ट है हमारे देश में, मैं बड़ा आभारी हूं सर आपका कि आपने इस न्यूज को आज की चर्चा का विषय बनाया। जी हमारे देश में कुछ विदेशी विचारधाराओं पर काम करने वाले मीडिया हाउसेस है सर, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने भारत के पार्टीशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिनको मैं कह दूंगा आम भाषा में हम कहते हैं कि आग लगाने वाले लोग हैं। ये देश में आग लगाने वाले जो लोग हैं, जिनकी फिक्स विचारधारा है, वो लोग इस खबर को नहीं दिखाएंगे सर। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि सर आप ये खबर दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर मोदी जी के बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या गलत कहता है, किस तरीके का प्रोपेगेंडा तैयार करना है, इस सब पर ज्यादा बात होगी सर। कितनी अच्छी बातें विस्तारित रूप से संशोधन करके एक इंटरनेशनल मीडिया ने एक रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल संस्था ने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है। मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि देश के राष्ट्राभिमानी जो भी मीडिया कर्मी है, ये अधिक लोगों तक ये पहुंचाएंगे। हम कहेंगे तो ये कहते हैं ये लोग कि हाँ ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मोदी जी के लोग हैं, ये तो यही कहेंगे। पर ये भैया हम नहीं कह रहे। मैं तो हमेशा से लोगों से कहता हूं कि फॉरेन का मीडिया आप देखो क्या कहता है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो ये लोग जो है, इनकी पूरी एक इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम जो है, ये हमेशा से ये हर चीज में ये ट्राई करती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में टारगेट करा जाए। पर जब ये विषय आया सर, मैं आपका अभिनंदन करूंगा फिर से एक बार कि इस विषय पर आपने ये चर्चा रखी है। इस रिपोर्ट में खास करके जो लोग खुद को बड़ा अर्थशास्त्री समझते हैं और ये कहते हैं कि हमारे समय ये चीजें थी और इस समय ये चीजें हैं, और उनके साथ में आवाज बुलंद करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो इतनी बार ये चीजें कहते हैं तो झूठ चीज भी सही लगने लगती है। तो राजीव सर, मैं आपका दिल से अभिनंदन करूंगा, आपको साधुवाद दूंगा कि आज की चर्चा में आपने ये विषय लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने ये बोला, और एक और चीज बता दें, मॉर्गन स्टैनली इज द सेम इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने हमेशा सच बोला है। सच बोला है मतलब अपनी तरफ से उन्होंने सच बोलने की कोशिश की है। और जब कोविड का वक्त था तब भी उन्होंने कहा था कि भाई हिंदुस्तान को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, और हमारी ग्रोथ जो है वो माइनस में जाएगी। मॉर्गन स्टैनली वाज अमंग द फर्स्ट टू से ऑल दिस। और उस वक्त हमारी जो पूरी ऑपोजिशन है उसने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हर जगह पे उसकी डुगडुगी बजाई थी। इन्होंने कहा कि 10 कदम ऐसे लिए मोदी जी ने, 10 स्टेप्स, 10 कदम ऐसे लिए मोदी जी ने, जिसकी वजह से आज की तारीख में हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी चीज देखी है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसमें से जो सबसे बड़ा कदम है ना सर, सबसे बड़ा, ये जरा सुन लीजिए अजीत चौहान साहब, पता नहीं आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। उनका ये कहा है, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी, जनधन अकाउंट्स की वजह से आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, लोगों के बैंक्स में पैसे पहुंचा दिए डायरेक्टली, दैट इज वन। बट दैट्स नॉट ऑल। क्या है, अभी तक पहले क्या होता था, अगर लोगों को डायरेक्टली पैसे भी मिल जाते थे तो वो किस चीज पर खर्च करने वाले हैं किसी को मालूम नहीं है। किसी के पास पैसे पहुंच गए, उसको मेडिकल के लिए पैसे चाहिए तो आपने उसको दे दिए, अब वो असल में जाके अस्पताल में जाकर के पैसे देगा या नहीं देगा आपको मालूम नहीं है। तो मोदी जी ने क्या किया, और ये एक बार फिर मैं बता दूं, इसके ऊपर हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है, अजीत चौहान साहब नहीं थे उस डिबेट में। सर, medical bills are being paid directly to the hospital, food is being transferred directly, और तो और छोड़िए, स्कूल फीस आर बीइंग पेड, बच्चों के स्कूल की जो फीस है वो डायरेक्टली स्कूल में पे की जा रही है। उसकी वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ है सर, सुनने वाली बात है, इन्फ्लेशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। क्योंकि अगर आपके हाथ में किसी के हाथ में आप पैसे दे देंगे तो वो किस चीज पे खर्च करेगा कुछ मालूम नहीं है, उसकी वजह से देयर बी हाई इन्फ्लेशन। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स, दैट डज नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, which is the most important thing. Nobody has thought of it before. अजीत चौहान साहब। सर, मैं आज जब से ये न्यूज आई थी इस पे काफी पढ़ रहा था,
एक बात मैं कह दूंगा कि जीएसटी के बदलावों को लेकर जिस तरीके से देश की जनता में असंतोष लाने का प्रयास विरोधकों द्वारा किया गया, उसका जवाब इसमें बड़ी बारीकी के साथ है सर। ये भी मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के कलेक्शन को लेकर के सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उसकी सराहना की गई। इसमें 2031 तक भारत की बाजार में जो एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी है 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी, ये अनुमान है। और 2021 के स्तर से लगभग 2 गुना और वो होने की संभावना इस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने जताई है। 5% की बढ़ोतरी होगी सर जीडीपी में। आज के समय में भारत के प्रति व्यक्ति की आय लगभग $2200 है। 2032 तक बढ़कर वो $5200 हो जाएगी। सर ये लोग किस स्थिति में देश को लेकर के गए थे जब आपने इतनी सारी ये उपलब्धियां गिनाई? ये जो 10 चीजें हैं, ये 10 चीजें ऐसी एक वित्तीय संस्था जो पूरे विश्व भर में विश्वसनीयता रखती है। अब इस पर आकर के जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों में खुद को अर्थशास्त्री घोषित करने वाले स्वयं घोषित अर्थशास्त्रियों ने जिस तरीके से आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के धोरणों पर इन्होंने काफी बवाल मचाया था, वो लोग आकर अभी इस पर खुलासा करें, इस तरीके का मैं उनको आह्वान करूंगा। सर इससे सबसे अच्छा क्या होगा? 2 चीजें होगी जो इस रिपोर्ट में कही गई है, तो जिससे मैं बड़ा आश्वस्त हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूएस की मंदी का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ेगा, ये भी इसमें कहा। और ये सर मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। दूसरी, तेल की कीमतों में हिंदुस्तान में तेल की कीमतों में काफी कमी आएगी, ये भी लिखा गया। ये जो सारे 10 चीजों का बदलाव है, ये जो सारे 10 चीजें सरकार ने की, इसमें से कई चीजें ऐसी थी कि जिस पर बड़ा ही बवाल विरोधकों ने मचाया था, पर अब उसका फायदा हो रहा है, ये भी दिख रहा है। जीएसटी का कलेक्शन मतलब सर मैं नासिक के पास एक फैक्ट्री भी चलाता हूं, तो एक फिक्स टर्नओवर के बाद अब हमको एडवांस जीएसटी पे करना है। तो ये सारी चीजें मतलब जब बदलाव होते हैं, मतलब जब गाड़ी अपना रूट बदलती है ट्रेन, तो खड़खड़ाहट होती है। तो थोड़ी सी खड़खड़ाहट थी 3-4 साल पहले, तो उद्यमियों को बड़ा उकसाने की कोशिश की गई, पर इस रिपोर्ट में सरकार के जीएसटी कलेक्शन के प्रयासों को सराहा गया है। कौटिल्य चाणक्य कहते हैं सर कि जिस राज्य में अपने करों को लेकर सुनिश्चितता है, करों को लेकर के लोग आश्वस्त है और लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि हम जो धन सरकार को कर रूप दे रहे हैं वो विकास कार्यों में लग रहा है और वो दुगुना तिगुना होकर के हमारी ही आय इन सारे विकास कार्यों से बढ़ने वाली है। सर तो शुरू में जो बदलाव हुए थे, जो इन लोगों ने करने चाहिए थे सर, जो इन लोगों ने नहीं किए। यहां पर एक और चीज है, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये यू नो बिकॉज वी विल हैव टू हैव अ टोटल ये इसमें 1-1.5 घंटे का शो जाएगा अजीत चौहान साहब, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेरी थैंक यू अगर आपके पास वक्त हो तो, बिकॉज यू आर सर यू आर अ वेरी बिजी मैन, यू आपके ऊपर ना जाने कितनी जिम्मेवारियां हैं। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, 2 चीजें हैं। एक तो जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है, आपने पढ़ भी लिया होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है, रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज थी अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आ रही थी, अब उन्होंने आना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ रेरा। और रेरा को अब बहुत प्रॉपर शेप दे दी गई है। अब हर एक को मालूम है कि रियल एस्टेट में अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वील बी एबल टू टेक आवर मनी आउट। पहले क्या था, पैसा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किसी को मालूम नहीं था। सीधी सादी बात है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो क्रिटिसिज्म आता है मोदी सरकार पर, सर ये सुनने वाली बात है अजीत चौहान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्रिटिसिज्म आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस 150-152 डॉलर्स पर बैरल चले गए थे, उसके बावजूद 65 रुपए का पेट्रोल भारत में बिक रहा था।
एब्सोल्युटली करेक्ट, बिक रहा था। जी, लेकिन सर आपने एक ऑयल पूल अकाउंट क्रिएट किया, आपने वो सब्सिडी देने की वजह से आपने हजारों करोड़ों रुपए बोरो किए, जिसकी वजह से आज तक हिंदुस्तान का एक एक बच्चा कर्जदार है। आपकी सब्सिडी की वजह से आपने वाहवाही तो लूट ली। आज की तारीख में मैं बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, अरे 2 मिनट लगते हैं, पॉलिसी डिसीजन लीजिए, सब्सिडी दीजिए। जो डीजल की प्राइस जो आज की तारीख में आपकी 94 रुपए पे चल रही है, पेट्रोल की प्राइस आपकी 104 पे चल रही है, अरे उसको आप 34 रुपए की कर दो यार, क्या प्रॉब्लम क्या है। लेकिन 10 साल के बाद जब बिल आएगा तो उसको कौन देगा। ये पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने ना जाने कितने लाख करोड़ दिए हैं उस सब्सिडी के, जो मनमोहन सिंह के वक्त लोगों को मिल रही थी। अजीत चौहान साहब। सर मैं बहुत आभारी हूँ, आपने ये विषय रखा। और जैसे मैंने आपके सवाल पूछने से पहले मैंने कहा था कि तेल की कीमतें हम कम कर पाएंगे, तो क्यों कैसे कम कर पाएंगे। सर देश के इतिहास में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने लोगों से कहा कि भैया अगर जरूरत नहीं है तो अपनी सब्सिडी आप गिव अप कर दो। और मैं बड़ा आभारी हूँ उस देश की जनता का कि लोगों ने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को प्रतिसाद देकर के अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो वापस कर दी। सर क्या मोदी जी को नहीं लगता था कि वो भी कांग्रेसियों की तरह अच्छे लुभावने ये सब्सिडी वाले बड़े बड़े आंकड़े सुना दे लोगों को। हमारा बच्चा बच्चा कर्जे में रहता। सर आपका ये जो शब्द है इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं कि ये इनके स्वयं घोषित अर्थशास्त्री जो कहते हैं कि भैया तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता है तो क्यों नहीं है यहाँ। अरे भैया आपने इस विषय को लेकर के खैरात बांट करके देश को जो कर्जे की खाई में रखा था उसको मोदी जी लेकर के आए। सर उस पे अभी तक इंटरेस्ट जा रहा है अजीत चौहान साहब, उसका मुद्दल, अरे मुद्दल तो अभी तक देना बाकी है सर। देना ही है। क्या बात कर रहे हैं, मुद्दल तो अभी देना बाकी है। सर बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की अगर बात करें, कर्नाटक में आपने अनाउंस कर दिया कि आप 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, 500 रुपए का। राजस्थान में आपने अनाउंस कर दिया गैस सिलेंडर आप देंगे 500 रुपए का। मध्य प्रदेश में आपकी कांग्रेस की का चुनावी प्रचार चालू हो गया है, 500 रुपए 450 रुपए का हम गैस सिलेंडर देंगे। सर वो कहीं से पैसा तो आएगा, किसी को तो देना पड़ेगा। अभी नहीं दोगे तो 5 साल के बाद दोगे, 10 साल के बाद दोगे। लेकिन 10 साल के बाद जो आज 15 साल का बच्चा है वो 25 साल का हो जाएगा, उसके सर पे आप ये बोझ क्यों डाल रहे हो। मतलब ये सर सोचने वाली बात है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आज की तारीख में अगर 1150 रुपए का गैस सिलेंडर है तो क्यों है। अरे वो इसलिए है क्योंकि जो पुराना पहाड़ कर्जे का पड़ा हुआ है उसको कम करना है ना भाई। कैसे करोगे अजीत चौहान साहब। सर हमारे देश के बच्चे का बाल तक कर्जे में डुबो देती कांग्रेस जी। अगर देश की जनता समय रहते श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में नहीं लाती। ये आपने हाथ में क्या पहना हुआ है वैसे बाय द वे, ये आपने हाथ में क्या पहना हुआ है, ये ग्रीन कलर का जो स्टोन है क्या है सर। ये हरे रंग का जो स्टोन है ये क्या है। सर ये पन्ना है और लुक्स लाइक ए कोलंबियन पन्ना, कोलंबिया से लेके आए सर। चलिए सर ये तो मैं सारी चीजें हिंदुस्तान से ही खरीदना पसंद करता हूँ जी। तो जी सर आप कुछ बोल रहे थे। आई एम सो सॉरी, we got diverted. The problem is today and by the way we are missing Pradeep ji. He is not here. He had to go with his family. सर मैं आज आपकी स्क्रीन देख नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि आज मुझे प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही। नहीं प्रदीप जी is somewhere else. Why is just one second. Why to the production team. Bhushan Saab, why is Mr. Ajit Chavan not able to see our screen? He's talking blindly into his own camera. What's going on? Why is he not able to see our screen? This is terrible. जी अजीत चौहान साहब, सर कुछ बोल रहे थे आप। सर मैं आपके ही आप जो बोल रहे थे उसी चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा, फिर मैं मेरे अगले मुद्दे पर जाऊंगा, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं अब आपको देख पा रहा हूँ और स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो भी देख पा रहा हूँ। प्रदीप जी को सही में
आज हम मिस कर रहे हैं सर। जी जहां भी होंगे प्रदीप जी, मुझे लगता है फैमिली के साथ आज वीकेंड की छुट्टी पे होंगे। जी। और सर मैंने आपको देखा, बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं आप। थैंक यू और सर। बहुत सर आपने खुद बोला, सर आपने खुद बोला, आपकी एडवाइस लेते हुए आपने खुद बोला कि आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी के बाल तक गिरवी रख दिए गए हैं, तो मैंने अपने दाढ़ी के बाल निकाल दिए। तो नहीं सर, मैं कुछ सालों पहले जो आरकेबी सर देखता था, बस वही मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मैं आपके आज के लुक से बहुत ही खुश हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब पूरा हिंदुस्तान आपको इसी रूप में देखता था। तो थोड़े फेजेस आते हैं, मुझे लगा सर को लगा होगा कि अपना लुक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, पर नहीं सर, यहाँ पर हमारे चैनल के अंदर तकरीबन बगावत हो गई थी। सब ने इंसिस्ट किया कि भाई साहब आपको वो पुराने लुक में वापस जाना है, तो इसलिए मुझे जबरन ये करना पड़ा। लेकिन अजीत चौहान साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर आप बात करना चाह रहे थे। जी सर जो नीतिगत सुधार इसमें किए गए कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के इस रिपोर्ट में सर अगर बारीकी से पढ़े, तो दुनिया में भारत एशियाई देशों के लीडर के रूप में उभर कर आएगा, इसका उल्लेख सर इस रिपोर्ट में है। और मैं ये मानता हूं कि एक विश्वसनीय वित्तीय संस्था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गए एक ऐसे बहुत बड़े डिसीजन की सराहना करती है। मतलब देखिए सर, हमेशा कि टैक्सेशन को लेकर कोई भी अगर मुद्दा हो तो कोई भी सरकार डरती है, पर मैं ये मानता हूं कि मेरे नेता में वो ताकत है कि मैं आपको सब्सिडी नहीं दे रहा हूं, पर आदरणीय मोदी जी के पास वो ताकत है कि वो देश के लोगों को ये समझाने में यशस्वी होते हैं कि भैया, हम अगर आज इस खैरात पर अड़े रहे, ये खैरात हमें अगर सरकार से चाहिए, तो हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। और मैं बहुत ही आभारी हूं सर इस वित्तीय संस्था के, जिन्होंने 10 ऐसे डिसीजन जिसके बारे में बिल्कुल बेबाक होकर सत्य दुनिया के सामने लाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं, उन डिसीजंस का क्या क्या फायदा होगा आगे चलकर, आज आपको उस चीज में ये दिख रहा है। और इलेक्शंस में सर, मैं देश की जनता को आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि इलेक्शंस में आने वाले दिनों में हमारे विरोधी, खासकर कांग्रेसी, देश की जनता को कहेंगे कि हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको वो फ्री दे देंगे, हम इतनी कीमतें घटा देंगे, हम गैस सिलेंडर इतने में दे देंगे, डीजल की प्राइस कम कर देंगे, पेट्रोल की प्राइस कम कर देंगे। पर प्यारे देशवासियों, मैं इस रिपोर्ट को, इसकी जो न्यूज आई है मीडिया में, इसको आप बारीकी से पढ़े। लेकिन जिस तरीके के निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए, उसके क्या फायदे हुए हैं, इसकी विस्तृत रूप से इसमें चर्चा हुई है। कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेकर के जो आरोप हम पर किए गए थे, एक श्रेष्ठ संस्था जब इसका विश्लेषण करती है, और ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है, आने वाले दिनों में किस तरीके से एशिया में लीडर के रूप में भारत उभरेगा, ये जब एक संस्था कहती है, अब इस पर विरोधक बोले, इस पर जवाब। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एक चीज, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू आवर व्यूअर्स। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑफ कोर्स अजीत चौहान साहब को तो मालूम ही है कि वी आर नॉट गोइंग ओनली बाय द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। The IMF report says more or less the same thing, that is the International Monetary Fund. Moody's says the same thing, and by the way, even the World Bank says the same thing. तीनों चारों जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्था को लेकर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, वो भी एंडोर्स करती हैं जो मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। सीधी बात है, सिर्फ एक रिपोर्ट पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। फाइनल सवाल सर, अजीत चौहान साहब, एक फाइनल सवाल ये है, एंड वी कम बैक टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सुनने में ये आया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक पूरी स्ट्रेटजी मीटिंग करी, पूरी रणनीति बनी। ये देखा गया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। चलिए, इट इज अर्ली डेज येट, आई एम रीजनेबली सर्टेन द रियल रीजन विल कम आउट लेटर। लेकिन जहां जहां पर कम पड़े, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी कम पड़ी, वहां पर वो महाराष्ट्र में दोहराना नहीं चाहिए, उसके ऊपर काफी निर्णय लिए गए हैं। अजीत चौहान सर, हम इलेक्शन आने पर तैयारी करने वाली पार्टियों में से नहीं है। हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं और लोगों का काम करने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम है,
और वो प्रोग्राम चलते ही रहता है। हम हमेशा किस तरीके से हमारे काम अच्छे करें इसका रिव्यू लेते हैं, हमारी यंत्रणाएं ठीक से काम कर रही है कि नहीं इसका हम रिव्यू लेते हैं। सरकार और पार्टी के बीच में बिल्कुल संतुलन बना रहे इसके लिए हमारे सीनियर लीडर्स महाराष्ट्र में प्रयास करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आदरणीय देवेंद्र जी एक ऐसे नेता है जिनको महाराष्ट्र की काफी अच्छी तरीके से समझ है। हमारे साथ सरकार में एकनाथ शिंदे जी है जो बहुत ही बखूबी महाराष्ट्र को जानते हैं। और आपकी जानकारी बिल्कुल सही है सर, ये दोनों नेता 2-3 दिन पहले बैठे थे। इन दोनों नेताओं की बड़ी अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। कुछ है जो मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता, जो मुझे जानकारी है। मैं समझ गया। अगर क्या चाहिए तो मैं आपसे एक बार फोन पे बात कर लूंगा, पर वो मीडिया पे नहीं बोलूंगा। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सरकार में कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। और सर एक हमारी पार्टी जो है वो 2 लोगों से आज देश की सत्ताधारी पार्टी बनी है। सर तो हम हमेशा जी किसी भी इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लेकर के उस इलेक्शन से सीख लेते हैं। और हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी है उनको हाल ही में पुणे में हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई सर, मैं भी था उसमें। तो हमें बड़ी सीरियसली कुछ बातों की सूचना मिली है। और कुछ गिने चुने लोग हैं सर महाराष्ट्र में जिनको महाराष्ट्र की हवा बिल्कुल समझ में आती है। महाराष्ट्र के हर शहर में क्या हो रहा है, उसकी बिल्कुल हर जिले में क्या हो रहा है, उसकी बिल्कुल तुरंत कुछ क्षणों में खबर जिन तक पहुंच जाती है। उसमें से एक मेरे नेता है आदरणीय देवेंद्र जी। तो बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तो हम तैयारी है सर। और इस तरीके की तैयारी करना एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की निशानी है। और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी जिनका महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक अलग जी अजीत चौहान साहब, लेकिन एक चीज है, आई हैव टू से दिस एंड आई हैव टू से इट पब्लिकली। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक एंड वेरी अपफ्रंट. You know me, you've seen me over the years. I never mince words. सीधी बात है साहब। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से शाइनिंग इंडिया की पूरी कैंपेन आई थी, हम लोगों ने सीधी सादी तौर पर यही कहा था। उस वक्त आरकेबी शो सहारा में चलता था, हम सहारा में थे उस वक्त, और क्लियर कट ये कहा था कि सिर्फ शाइनिंग इंडिया से काम नहीं चलेगा, आप हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था। मेरे बड़े परम मित्र प्रमोद महाजन जी नाराज भी हो गए थे मुझसे, लेकिन वैसा ही हुआ। मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि as far as Mr. देवेंद्र फडणवीस is concerned, I am really impressed with his way of working, really and truly। जो जिस प्रकार वो माइक्रो मैनेज करते हैं, जिस प्रकार वो एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, मतलब आई हैव नॉट सीन एनी अदर चीफ मिनिस्टर जिनको, अरे यार, तालुका से लेकर के, जिला से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, शहर से लेकर के, मतलब कोई ऐसा ऑफिस बेरर नहीं है जिनका उनको नाम याद नहीं है। ही इज अमेजिंग दैट वे। मतलब कि गढ़चिरौली से लेकर के कोंकण तक कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, कोई ऐसी तालुका नहीं होगी पूरे महाराष्ट्र में जिसके इश्यूज के बारे में देवेंद्र फडणवीस को मालूम नहीं होगा। एंड दैट बाय द वे इज इंप्रेसिव, इट्स फैंटास्टिक। अजीत चौहान साहब। सर बिल्कुल महाराष्ट्र की जमीन से जुड़े हुए नेता है। और मैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं सर कि महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अलग है। और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि जमीनी स्तर पर जिनका काम है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे 2 नेता हमारी सरकार चला रहे हैं। तो हमारी सरकार लोगों के हित में निर्णय ले रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र के लिए इतने अच्छे और दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णय लिए हैं। और जिस तरीके से पार्टी को भी इलेक्शन मोड में जाना चाहिए, हमारे नेताजी ने, आदरणीय देवेंद्र जी ने हमारी कार्यकारिणी की बैठक में
हम सब कार्यकर्ताओं को इतना अच्छी तरीके से चार्ज किया और हम अब इलेक्शन मोड में चले गए सर। हम जी लगता है। तैयारियों में लग गए हैं। सिर्फ एक चीज है, और हम मेरी सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है बस, छोटी सी। जी छोटी सी जी नहीं है वैसे, एक्चुअली बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आई थिंक वी शुड गेट मिस्टर अजीत चौहान विद अस। आई थिंक वी हैड मिस्टर अजीत चौहान विद अस। कैन वी हैव हिम ऑन प्लीज? राइट, चौहान साहब, जी हर चीज में देवेंद्र फडणवीस जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, सिर्फ एक जगह पर है कि आई विश ही वुड पे मोर अटेंशन टू द एनवायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर फेसिंग टुडे। पर्यावरण के को लेकर के जो आज की तारीख में विषय महाराष्ट्र फेस कर रहा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र फेस कर रहा है, जो पूरा कोंकण फेस कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज दोज आर वेरी सीरियस इश्यूज। साहब मानसून आने वाली है, वेटलैंड्स, मडफ्लैट्स, मैंग्रोव्स, इन तीनों की डिस्ट्रक्शन की वजह से खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए, ठाणे के लिए। उसके ऊपर जरा काम करना पड़ेगा। वेरी फ्रैंकली, आई नो ही इज बिन वेरी बिजी, आई नो ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन विद इन 9 months, बट आई होप ही टेक्स अ लुक एट दैट। सर प्लीज। सर, बड़े आदर के साथ मैं एक विषय की ओर आपको ले जाना चाहूंगा कि 3 से 4 मीटिंग मंत्रालय में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र जी की अध्यक्षता में हुई, और उन मीटिंग्स में बड़ी कड़ी सूचनाएं दी गई कि जो भी प्रोजेक्ट, सर आपने खबरें भी सुनी होंगी कि मुंबई में थाने से एक रोड जा रहा है, उस रोड को लेकर के फॉरेस्ट की कुछ जमीन की एक्सचेंज कुछ करना था, उसके लिए खुद देवेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेकर के वो सारे मीटिंग्स किए। और मुंबई के आसपास की मैंग्रोव की बात अगर आप कर रहे हैं सर, जब इसके पहले भी हमारी सरकार थी, हमने बड़े कड़े निर्णय लिए थे, और उसमें से एक डिसीजन ये था सर, कोई अगर मैंग्रोव को काटेगा और अगर कोई नष्ट करेगा तो नॉन बेलेबल है सर, सीधे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब जिस तरीके से किसी इंसान की आप हत्या करते हो, इतना संगीन गुनाह उसको समझा जाएगा। ये सारे बदलाव करने वाले मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी थे। पश्चिमी घाटी को जो भी क्षतियां हो रही है, जो खनन है और बाकी सारी चीजें हैं, इसको लेकर के हमारे खुद के कार्यकर्ता जी अजीत चौहान साहब, इसके ऊपर एक पूरा डिस्कशन करेंगे लंबा। जी जी इसके ऊपर एक पूरा लंबा डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास जब वक्त होगा आप हमारे साथ चलेंगे, मैं आपको खुद दिखाऊंगा कहां पर क्या हो रहा है। इट विल बी अ प्लेजर टू टेक यू ऑल अराउंड। नहीं राजीव सर जी, मैं बड़े विनम्रता से करता, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ ऐसी चीजें अगर आपको लगे कि ये हो रहा है और सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लेना जरूरी है, प्लीज आप हमें बताइए। और मैं ये कहता हूं, मैंने ये देखा है कि मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी पर्यावरण को लेकर के बड़े संवेदनशील है। मेरे ही एक साथी है जो मुंबई में बहुत बड़ा काम करते हैं, आसिफ बामला जी, उनके साथ जुड़ करके कई ऐसे प्रोग्राम से आपने देखा होगा कि अपने बिजी शेड्यूल से देवेंद्र जी खास करके मुंबई और आसपास के इलाके के पर्यावरण का कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो समय निकालते हैं। उस समय मैं खुद समय मांगने जाता हूँ। I am so happy to hear that, sir. I am really and truly happy to hear that, अजीत चौहान और सर मैं बिल्कुल आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप हमें इस तरीके की सूचनाएं मार्गदर्शन करें। It will be a pleasure. सरकार का मैं घटक हूं और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं। अजीत सर, आप जिस चीज पर ये बताएंगे हमें कि आपको इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत है, हम बड़ा सीरियसली लेंगे सर। थैंक यू सो मच अजीत चौहान साहब, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज यूजुअल आपसे बात करके बहुत मजा आता ही है। एंड रियली लवली टू मीट सच एन एंथुसियास्टिक, very objective, very balanced spokesperson of the Bharatiya Janata Party and a fellow journalist. Thank you so much, sir. सर मैं आपको आपके पुराने बिल्कुल एकदम फ्रेश आरके लुक में देखकर बहुत खुश हुआ। Thank you so much. Thank you very much. You must thank my staff for that. You must thank the Nation Now staff for that. They are the ones responsible. बिल्कुल सारे नेशन नाउ के साथियों का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने देश को पुनः हमारे चहेते आरकेबी सर से मिलाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार सर और वंदे मातरम. Thank you so much. वंदे मातरम सर, भारत माता की जय. थैंक यू सर. भारत जय माता महाराष्ट्र. की जय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you. That was lovely. That was absolutely lovely. Mr. Ajit Chavan, very enthusiastic about his party, and the one thing which he said, and I'm going to take him up on it, and I'm going to go to the Chief Minister myself with what Mr. Nandakumar Pawar is about to say. I know what he's about to say, or maybe I don't know. Nandakumar Pawar ji इस वक्त हमारे साथ हैं. In fact, I saw him. He's very much here with us. Nandakumar Pawar साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. वंदे मातरम सर, स्वागत है आपका. वंदे मातरम सर. जय नमस्कार सर. महाराष्ट्र. वंदे मातरम. अभी अभी अजीत चौहान साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी वॉज विद अस, और आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि कहीं पर हम लोगों से चूक हो रही है, कुछ हो रहा है तो प्लीज हमें बताइए. आई एम गोइंग टू टेक हिम अप ऑन दैट, एंड आई एम गोइंग टू गो टू द चीफ मिनिस्टर माई सेल्फ. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज the manner in which we are destroying the mud flats, we are destroying the wetlands, and we are destroying the mangroves. Monsoons are about to come, sir. I think we are in for a lot of trouble. Please correct me if I'm wrong. नंद कुमार साहब, पवार साहब, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सर बताएं. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल. सर मैं क्या गलत बोल रहा हूं कि जिस प्रकार हम लोग मैंग्रोव्स को खत्म कर रहे हैं, the way we are destroying the mud flats and the wetlands, this could spell huge disaster for our entire coastline, for Mumbai, for Navi Mumbai and for Thane. Am I right, sir? Absolutely right. 100% right. What some videos which I have been shared with you, Yes. you might have seen those videos. The first video which is on the screen right now, Yes. these are the wetlands. These are the identified wetland by the collector Raigad at Savarkar, Konari and Karal, Uran Taluka, Donagiri Node. These are the very good wetland, rich fishing area, habitat for so many varieties of birds. These three wetlands has been landfilled by the JNPT, and landfill still continues. You can see they have blocked the water and dry out entire stretches of wetland. Even they have drained water by installing water pump to drain Yes. water out. Yes. So this is something which is not acceptable. And there are Gram Panchayat, the local Gram Panchayats have already been filed so many complaints, especially the Sonari, Karal, Savarkar. These are the Gram Panchayat, they have filed a complaint against JNPT because of the landfill done by the JNPT. They are submerging. In case of tidal water coming in their homes during the monsoon and even the non-monsoon season also, this is something very serious. But nobody bothers. And this particular wetland just a few meters away from the Tehsil office. And they keep seeing the reclamation is happening in the broad daylight, but nobody bothers. But JNPT, how can they be a law unto themselves? How can they do this? Exactly. It's a matter of really confusing whether laws are applicable to JNPT or not. Who they are. They are the supreme authority over the Supreme Court. The law in a state are not applicable to JNPT. There's a wetland rule, there's a CRZ notification. They are grossly violating all these norms. Where do we go? We are losing our fishing area very rapidly under the guise of so-called development. What about us? Where will we go? We are the indigenous community. We are born and brought up in this part of the world. The other people can go to other places, but where we should go? You can see the pump set has been installed to Yes. drain water out. Yes, we saw that. This is ridiculous. And Bajaj sir, I have one more issue I have to talk to Please you go very ahead. seriously. Please go ahead. That one video of site visit at JNPT port. Please show that video, and then I'll talk what exactly the scenario, what is the history, and what is the current status of that particular. Right, we'll show reclamation. that. We should have that on in just a minute. Can we show that video, please? Right. लेकिन ये बताएं नंद कुमार पवार साहब, we have shown this so many times. I have actually sent this to the Chief Minister. Other people have also sent it to the CM. We have talked to everybody concerned. How come none of these people find it fit enough
to take action. Why is that? Exactly, that is my confusion. They don't bother, nobody bothers rather. Everybody wants to make money out of every transaction, every activity, and they have nothing to do with the environment, with the wetland, with the mangroves, with the habitat, with the mud flat, and even there is no regard for local fishing community. So the fishing We have community anyway has been destroyed. Yeah, we have sacrificed our pristine piece of land for the development, but where we are in the process of development, we have been displaced. We have lost our livelihood. The time has come where we definitely go underwater, and this is already started in 2019. We were there, if you remember. Yes, absolutely. You had We were called there us. at- We were there. Yes. Sir, जब कोई there was no rain, there was no monsoon, there was no heavy showers, and still the place was getting flooded. मतलब and that is the first time such a thing happened. मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिला दूं, जिस इलाके की अभी नंद कुमार पवार साहब बात कर रहे हैं, 26 जुलाई 2005 को भी वहां पानी नहीं भरा, और अब पानी भरना शुरू हो गया है क्योंकि आपने सारे आउटलेट ब्लॉक कर दिए हैं. You blocked the water. This is what is going on, sir? जरा बताएं सर प्लीज. सर अभी ये आप वीडियो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी, जी तो मैंग्रोव वाला, जी you can see very clearly the Uran railway station itself has come upon mangroves. यस. The railway station is completely surrounded from all sides into the dense mangrove cover. What does it mean? This is the development which is happening in Donagiri Node, Uran Taluka, which is very sensitive zone, ecologically sensitive zone in terms of being low-lying area and adjacent to Arabian Sea, close to the JNPT port. There are a lot of commercial economic activities are proposed and happening currently, and all are happening on intertidal fishing zone, wetlands, mangroves, mud flats. And that was one of the example how the railway station has come up on Uran into the mangroves. And certainly in the not in the future, but already started. I just mentioned about that. It's going to be disastrous. Every reclamation which is happening currently will call for disaster. Not only for rich people, but all poor people will go into the water definitely. And nobody bothers. I mean, this is terrible. You see, here we must tell our viewers what we are talking about. This is something for our viewers. You must understand this. ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, this is a protected zone. ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो सारी मतलब लैंडफिल हो रही है, सब कुछ हो रही है, ये प्रोटेक्टेड जोन है. और ये कानून किसने बनाया है? ये कानून जो है नंद कुमार पवार साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है. उसका भी सरेआम उल्लंघन हो रहा है. मतलब these people are not answerable to anybody. Sir. Sir, exactly. This is very important and a very sensitive issue which you are showing. Sir, right what now is this on right the now? screen. What could you Yes, explain? Yes. I want to brief on that. This is JNPT port. Okay, the eighth largest container terminal port in the world. Can we have that footage, please? Ji. Yes. So these are the footage from JNPT port. Okay. So these are the current reclamation happening on 110 hectares of ecological sensitive area. Ji. The case is already pending with the Honorable NGT, National Green Tribunal, and National Green Tribunal has dismissed our petition saying that the area is CRZ4 area. So basically what is CRZ4 area? Is essentially water area 12 nautical from low tide line 12 nautical mile into the sea. Yes. What you see on your screen is entire dry mud flat. It's Yes. a biological active mud flat. The CRZ1A status area. And no law will permit you to reclaim or destroy this area. Yes. And also you can see very, very clearly there are hundreds of flamingos are feeding on the mud flat. Yes. And I was on site visit with the authorities from MCZMA, Collector Raigarh and Uran Tehsil, and they have documented whatever my claim about the status of this area being CRZ1 area, they have confirmed. And they also noticed that out of 110 hectares, almost 80% of area has been landfilled. They brought everything on the record. Okay.
There are debris which have been dumped up to 20 feet high on mud flats. You can see very clearly. Yes, we can see I it. think we don't need scientists to comment on the what is the status of this area. जी दिख And रहा you है can see the fishing boats around. जी. It means it's a rich fishing area. The boats are not there for wasting their time. Yes. The entire area under reclamation is CRZ 1A biologically active mud flat. Despite knowing the fact, the Honorable NGT has dismissed our petition. What to expect from the judicial system? But this is terrible. They can't see it or what? They can't see this is an intertidal fishing zone. They can't see And these are sir, mud flats. I have Do been they even? writing. No, one question, sir. Nand Kumar Pawar sir. Do they even understand what a mud flat is? Do they know Really its not. importance? Really not. This is very saddest part of authority actually. No sensitivity, no sense to understand what is the ecological value of mud flat, mangroves, and all this intertidal zones. Very sad. And just now, Mr. Chavan was saying how DCM, Devendra Fadnavis, are sensitive about the mangroves and wetlands Yes. and environment as a whole. But let me tell them, first of all, the Uran railway station, which you have just shown, coming up on completely mangrove destruction. Okay. Another temple, which is the Tirupati Balaji temple, coming up. The stone line ceremony is supposed to come up on 7th June, just 5 days after. I think it's 2nd June, just 3-4 days after. Yes. Going to take place. That is coming up on mangroves. The 10 acres of mangrove patch have been destroyed for the temple. Okay, it's a rich fishing area, and we are protesting. And today, some of our fishing community have called by the police that not to protest, or you will be arrested. This was a warning issued just an hour ago. Where we should go? Is this the sensitivity they are talking about? The Chief Minister, Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, always keep on telling the significance of wetlands and mangroves. And what they are doing on the other hand, how they allowed mangrove area to the Tirupati Balaji Temple Trust at the rate of 1 rupee per meter. What right they got to allot our fishing area? But one thing I don't understand, एक चीज नंद कुमार पवार साहब ये बताएं, it is a democratic right to protest. How can the police come along and say don't protest? If you protest, we'll arrest you. It's a right granted to me by the Constitution. I have the right to protest. That's democracy. What's going on here? Exactly, sir. You can assess what is the situation on the ground. The police force are being used to dominate, to press us every time. तो नंद Since कुमार last time the 30 fishermen were arrested, and they have been penalized with the 353. तो नंद कुमार पवार साहब, when the National Green Tribunal itself is not willing to listen, and now you are going to the Supreme Court, and by the way, most of the time I've seen in the last 5 or 6 years, Supreme Court per se is refusing now to intervene in mega projects, whatever be the impact on the environment. What happens now, sir? Exactly, very sad to say that NGT already dismissed our petition, and we have already filed civil application with Honorable Supreme Court just a month ago, and there was no hearing conducted. The court is on leave, Yes. so 19th June onwards, court will start. Till then, the reclamation still continue 24/7. There are kilometers after kilometer trucks are waiting for sand to be dumped on this 110 hectares of fourth container terminal by JNPT. What to do? Is there no other way of actually galvanizing the people around, of making everybody aware as to what is going on? After all, Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde, they keep saying that they want to protect the environment. Have you met them? Have you explained yourself to them that this is what you people are doing? No, such platform we never allowed or availed by the. In fact, in RA case, we repeatedly requesting for have one-to-one talk about the issue, but such opportunity never come up.
and they never try to understand what we are saying, what is our contention. The contention is not any vested interest, but contention is the larger interest of the public. तो But they कहने don't का bother. मतलब ये हुआ नंद कुमार पवार साहब कि अब हम पर्यावरण को भूल जाएं हम लोग, हम बस इंतज़ार करें कि कब सबको जल समाधि मिल जाएगी इन सब इलाकों में। सर किसी को कुछ पड़ी नहीं है, लोग भी सुनते हैं छोड़ देते हैं, बिकॉज एवरीबडी इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी इन सर ये पैसा लेके कहाँ जाएंगे? वे विल दे टेक दिस मनी? कहाँ लेके जाएंगे ये पैसा? obviously they will go into the water. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। सबको जल समाधि लेनी पड़ेगी, जल समाधि। Yes, पीपल डोंट सीम टू Yeah. अंडरस्टैंड दैट। we are doing our best as a human being, as a responsible citizen, but what about other people? And this is And what we keep saying. everyone has to suffer, And this is what not only poor people, but rich people have to pay the price of it. yes, and this It's is what we global. keep saying to everybody all around. You have to wake up. You have to wake up to what is happening around you. Now, sir, time has come. You forget about the environment, you forget about the plantation and all. You try to save yourself, because the situation we are in such a terrible situation that the temperatures have gone beyond 45. Yes. The 44, impacts are 45, not- 46. Nobody's surprised Yes. anymore. Yes, No it one was is not surprised. expected to sudden rise of temperature beyond 40. This is too speedily. I mean, this is, and everybody knows what's happening. My point is, everyone knows what is happening. Now, in spite of that, they choose not to do anything because, on the one hand, you're going to make a lot of money. And they say, all right, there'll be a disaster 5 years later or 10 years later. Now, unless and until somebody can tell them, hey, listen, the disaster is going to be day after tomorrow or tomorrow. जब तक ऐसी बात नहीं आएगी कि भाई दुर्घटना आज नहीं कल सुबह होने वाली है, 10 साल के बाद नहीं कल शाम तक होने वाली है, जब तक ये स्थिति नहीं आएगी कोई जागेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नंद कुमार पवार साहब। तो इसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि कल डिजास्टर आने वाला है कि आज जाग लो कुछ करो, कोई कुछ नहीं करने वाला। मतलब क्या बोलते हैं कि सबका जमीर मरा हुआ है, खाली पैसे के पीछे सब पड़ते हैं, बाकी किसी को कुछ पड़ी नहीं। देयर इज नो रिगार्ड, देयर इज नो कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट एंड नथिंग एल्स। अभी ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज आउट ऑफ क्या बोलते हैं कि इतना इंटेंस हो रहा है कि वी कांट कंप्लीटली अनरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस rise in the temperature beyond 40. That's right. So what do we do now? नंद कुमार पवार साहब, अब आगे क्या करें हम लोग? आपकी मदद हम लोग कैसे करें, आप बताएं। So basically, see, it's a policy and priority of the government, current government, where we stay. They have to see what is the significance and what is the ecological importance of those areas. Actually, the mindset of the government is such that lowland area, grassland, mud flats, these are the wastelands, and they allow mega projects to come upon those lands, and by that there is a transformation from ecological sensitive land into the concrete jungle, and suddenly the heat is rising, global warming is already there, and the population, more population generate more issues for the city. Yes. In terms of solid waste management, sewage treatment, even the water and electricity is a big issue in the city. But the government has to understand what they must do. The town development authority, they should do exactly these areas which are ecological sensitive areas, they are the heritage, cannot be allowed to landfill. Let it be like this. Yes. These are area essentially heat soaking, water soaking area, which has huge ecological importance. Why we waste them? Why we consider them wasteland? Terrible, absolutely terrible, isn't it? But all I'm concerned with is over here that, even after 26th of July
2005 वी डिडंट वेक अप। 26 जुलाई के बाद हम लोग जागे नहीं, तो कब जागेंगे सर? क्या कभी जागेंगे लगता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सिचुएशन इज गेटिंग होपलेस डे बाय डे। बट वी आर विद यू ऐसा सर। लगता है। नंद कुमार पवार साहब, हम लोग आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, ये याद थैंक यू रखिए, सर। ये याद रख Thank you, लीजिए। sir. प्रदीप जी इज नॉट हियर, आई विश ही वाज, ही वुड हैव हैड समथिंग टू से, बट ही इज गॉन आउट टू हिज फैमिली समवेयर। बट as far as nation now is concerned, we are completely and totally with you. Nand Thank Kumar you, sir. Pawar sir, thank you very much. Thank you so Thank much. you, sir. Namaskar sir. थैंक यू। नमस्कार। Vande Mataram. वंदे मातरम। Now this is for everybody. I would like everyone to react. आप मड फ्लैट्स को, वेटलैंड्स को, मैंग्रोव्स को आप तहस नहस कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वहाँ पर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। सॉल्ट पैन्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अरे सॉल्ट पैन्स पे एमबीए सरकार ने बैन लगाया था बिल्डिंग के ऊपर। अरे किस लिए बैन लगाया था? वो इसलिए बैन लगाया था, दैट इज द होल्डिंग एरिया फॉर इंटरटाइडल वाटर एंड फॉर एक्सेस रेन वाटर। अब वो पानी कहाँ जाएगा सर? आप वहां पर अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, क्या करेंगे आप फिर उसके बाद? जब वो सारी बिल्डिंग डूब जाएंगी, जब ये पूरा इलाका डूब जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? Of course, as far as people are concerned, some people are concerned, they will see this as an opportunity, one more business opportunity out of so many people drowning. Do send in your comments. I would love to read them. And at the moment, from the Congress, with us, Mr. Bharat Singh, a very old friend. Bharat Singh साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? नमस्कार नमस्कार। बस बहुत अच्छा हूँ। बड़ी गंभीर अवस्था में लग रहे हैं सर, क्या बात है? क्या हो गया भाई? क्या 2 दिन से बहुत मीटिंग हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी, उसी में व्यस्त था। सारी मीडिया कोऑर्डिनेशन का जवाबदारी था, तो उसी को लेके सर अभी खाली हुआ, इसलिए 7:30 बजे बोला गया था। मैं बोला 8 बजे कर दीजिए, 8 बजे मिलते हैं। सर मीटिंग तो अब चलेंगी आपकी। अब तो मतलब कांग्रेस तो ऐसे दौड़ रही है पकड़ के हर जगह पे, मतलब दिख रहा है बिल्कुल। जिस प्रकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने हर जगह पर पुरानी कांग्रेस आप वापस लेकर के आए हैं। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग बड़े उत्साहित हैं ये देख करके कि जो पुराना धर्मनिरपेक्षता का सवाल था, वेलफेयर स्टेट की बात थी, कांग्रेस उसको एक बार फिर उजागर कर रही है। भरत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है सर? राजीव जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है जी, जिसमें करीब मुझे लगता है 350 के ऊपर अभी तक जो है जाने जा चुकी हैं हमारे देश के, भारतवासियों के। मैं उन सभी परिवारों के जिन्होंने अपना परिवार का बहू, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपने पिताजी को, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना है। मुझे लगता है कि 1981 में बागमती जो नदी थी, उसमें ट्रेन के 7 बोगी जो गिरे थे, उस समय 700-750 लोग मारे गए थे। मुझे लगता है कि ये बहुत उससे भी बड़ा आंकड़ा होगा। भगवान न करे ऐसा, इस तरह से ज्यादा और कैजुअलिटी बढ़े। मैं तो भगवान से ऐसी जो है अपेक्षा करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे लिए। और हम कहते हैं कि आज हमारा भारत बहुत विकसित कर दिया है। अगर भारत विकसित है तो आज ये इस तरह से कैसे हुआ? तो मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से मैं एक श्रद्धांजलि सभी लोगों के लिए अर्पित करता हूं। और उसके बाद आपका जो भी प्रश्न होगा उसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने ये बात करी, मैं क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन था शो का वो इसी के ऊपर डेडिकेटेड था, इसलिए मैं ये बात पूछ नहीं पाया। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि अभी आपने बात छेड़ी है सर। अभी हमको मालूम पड़ा था कि भाई सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसको भी अपग्रेड कर दिया गया, नेटवर्क को भी अपग्रेड कर दिया गया, जो ट्रैक्स हैं उनको भी अपग्रेड कर दिया गया। तो फिर ये हादसा कैसे हो गया? 3 ट्रेन एक ही ट्रैक पर कैसे आ गई? मतलब ये कुछ समझ के बाहर है। कुछ आपको समझ में आ रहा है? यही तो किसी को समझ में नहीं आया कि
रेल मंत्री, आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों पहले ही उन्होंने 2 ट्रेनों को हाथ में लिया था, शायद वो विजुअल आपको पता होगा, जी कवच। जी कवच की बात कर रहे थे कि ये गाड़ी ऐसे आएगी और ये गाड़ी ऐसे आएगी, जी जब ये नजदीक आएगी तो जो है कवच वो काम करेगा कि जो है दोनों ट्रेनों को आपस में लड़ने से रोक देगा, भले वो एक ही पटरी पे आए। जी एक पटरी पे तो छोड़िए राजीव भाई, मैं तो ये देख रहा हूं कि एक ट्रेन जा रही है, वो दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे, यानी 3-3 ट्रेनें एक साथ जो है वो लड़ी। तो ये किसकी गलती? क्या ये, मैं तो अगर कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अगर ये लोग कुछ सीख ले लेते, इनके नेता से सीख ले लेते, तो मुझे लगता है कि तुरंत पहले इसके ऊपर जो है रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जांच तो होती रहेगी, देखिए जांच होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज जिस तरह से ये बड़ी त्रासदी और दुर्घटना घटी है और इसमें जिस तरह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक धब्बा है। मैं तो ये समझता हूं कि वैष्णो जी को फिर से आके ये बताना चाहिए कि कवच जो उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये कवच जो है तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही ये मजबूत सिस्टम हमने जो है इजाद किया है, लेकिन वो सिस्टम कहाँ है आज ये दिख गया। पूरा सिस्टम धरा का धराशाही हो गया है और जिस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आज भी हमारी सिस्टम, राजीव भाई, आज भी हमारी सिस्टम, हम तो कहते हैं वंदे मातरम की 150 के ऊपर जो स्पीड की जो ट्रेनें चलेंगी, आप बताइए 100 के स्पीड में जब ट्रेनें हमारी पटरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो जी 150 वंदे भारत आप लेके आओगे तो वो कैसे करेंगी? उलट ट्रेन लाओगे 600 400 का रफ्तार, आप 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप बता रहे हैं, वो कैसे सहन कर पाएंगी? तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा एक काम करने का जरूरत है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो मुझे लगता है कि हर तरह से सरकार फेल है। जी जी। और जो यूजुअल उसके बाद होता है कि भाई जिसने भी ये किया, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको बख्शा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उससे क्या होने वाला है? वो 350 लोग तो वापस आने वाले नहीं है ना जी, वो तो गए। और उसके अलावा जिनको इंजरी हुई है, सुनने में आया कि इंजरीज जो हैं वो बहुत ही इतनी भयानक है, इतनी भयावह है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बट एनीवे, दिस इज नॉट द डे टू डू पॉलिटिक्स, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टुडे। वी कैन ओनली एक्सप्रेस आवर कॉन्डोलेंसेज। एंड बाय द वे भरत सिंह जी, एक बात तो आप स्वीकार करेंगे कि जैसे ही बालासोर के लोगों को मालूम पड़ा, आसपास के लोगों को मालूम पड़ा कि शायद खून की कमी है, हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल पहुंचे और सबने कहा कि भाई हमें हमारा खून लीजिए। एंड द होल ब्लड बैंक वॉज फुल। फाइनली डॉक्टर्स हैड टू टर्न पीपल अवे। लोगों को ये बोलना पड़ा कि भाई फुल हो गया है, अभी आपकी जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे। हैट्स ऑफ टू दोस पीपल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान की स्पिरिट है। यही राजीव जी, यही हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। उसमें राजनीति, मैं तो कहता हूं कि आज के दिन तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना हम राजनीति करें, लेकिन हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो आके अगर खून दे रहा था तो ये किसी ने नहीं पूछा होगा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। हर आदमी दौड़ के गया और कहा कि अगर खून की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। दुरुस्त बात। आज अगर हमारी सरकार होती, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज ये भाजपा के जितने लोग हैं, जितने आज नेता है ना, ये सब के सब सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सरकार इस्तीफा दे न दे, इंक्वायरी कमीशन बिठाए न बिठाए, लेकिन कम से कम जितनी जल्दी हो सकती है, जितनी राहत हो सकती है, उन घायलों को, उन परिवारों को जिन्होंने अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना भाई, अपने पिता को खोया है, तत्काल फौरन राहत दिया जाए। और हर पार्टी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि देश की उन सभी पार्टियों से कि आइए, जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, चाहे वो घायल हुए हैं, हम सभी जो है मदद का हाथ बढ़ाएं। हम फिर लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन इस समय लोगों को हमारी जरूरत है। देश की आज इन जनता को, जिसके दम पे सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी को हमारी बहुत जरूरत है और इस जरूरत के समय हम हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद करें।
वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो ये बात हुई ना, ये हिंदुस्तानियत की बात हुई, भारतीयता की बात ये हुई भरत सिंह जी। लेकिन इस सब्जेक्ट पर आखिरी सवाल, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। इस सब्जेक्ट पर आखिरी सवाल ये है कि साहब ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, बाकी सब लोगों ने अपनी बात रखी, सब ने अपनी सहानुभूति प्रकट की, सब लोगों ने अफसोस प्रकट किया, ये भी कहा कि भाई सब लोग मिलकर के अब इनकी मदद करें वगैरह। लेकिन द पॉइंट इज दोज इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में हैं वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सीधी सादी बात है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट पर्सन मस्ट बी ब्रॉट टू बुक और दोज पीपल मस्ट सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस और इनएक्शन। सीधी बात है। जो आपने कहा, अश्विनी वैष्णव साहब जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने पूरा कवच दिखाया था सबको, इस तरीके से ये 2 ट्रेन ऐसे जाएंगी, ये होगा वो होगा। जैसा भरत सिंह जी ने कहा, आई वुड लाइक टू नो, आवर होल चैनल वुड लाइक टू नो, ऑल आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो, उस कवच का क्या हुआ यार? वो सुरक्षा कवच जो था वो क्या हुआ? वो काम नहीं कर रहा था, या वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी ट्रेनों पर ही है अभी? क्या हुआ? उसकी अपग्रेडिंग नहीं हुई, उसका बजट नहीं आया, क्या हुआ? मतलब एवरीबडी वुड लाइक टू नो दैट। और तीसरी चीज जो आपने कहा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है ये सर, जहां पर 80 किलोमीटर की स्पीड पे, 90 किलोमीटर की स्पीड पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जब ट्रेनें 150 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ेंगी तब क्या होगा? सोचने वाली बात है। मतलब दिल घबरा जाता है ये सोच करके कि व्हाट आर वी डूइंग। आई होप दिस डज नॉट हैपन अगेन। जी बताएं सर। दो चीजें हैं। एक साल बचा है चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को जी, और देश के प्रधानमंत्री ये आदेश देते हैं कि वंदे भारत की 100 ट्रेनें जल्दी बनाइए। लेकिन हमारे पास वो सिस्टम होना चाहिए 100 ट्रेनें बनाने की, दुरुस्त बात, क्षमता होनी चाहिए 100 ट्रेनें बनाने की, और ट्रैक्स होनी चाहिए। आज हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है जी, तो 16 डब्बे को कम से कम 16 से 18 डब्बों की एक ट्रेन होती है। तो उन्होंने नया फरमान जारी किया, अरे छोड़िए 16, कम से कम 8 डब्बे की एक ट्रेन बना दीजिए, 100 कर दीजिए उसको। ताकि मैं जो है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप झंडी दिखा के और किसी भी ट्रेन का जो है उद्घाटन करते हैं, तो जवाबदारी आपकी, अगर एक्सीडेंट होता है तो ये भी आपकी जवाबदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है। अगर उद्घाटन के समय आप जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट के टाइम वो क्रेडिट कौन लेगा? क्या वो विपक्ष लेगा? क्या वो देश की जनता लेगी? क्या जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई, क्या वो क्रेडिट लेंगे? तो क्रेडिट भी वही लेता है, कैप्टन वही होता है। अगर जीत की अगर जवाबदारी लेता है तो हार की जवाबदारी भी कैप्टन की होती है। सर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये बात तो सबको मालूम है कि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी ने फौरन अपना इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मैं रेलवे एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्लेन एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। जी जी, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, कजाकिस्तान से ऑन लीज था हवाई जहाज, उज्बेकिस्तान से लीज था, ऑन लीज था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 2 हिस्सों में टूट गया। उसके 2 हिस्से हो गए थे, आपको शायद याद नहीं होगा। आपको मालूम है एक भी शख्स हलाक नहीं हुआ, एक भी शख्स की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया जी। माधवराव सिंधिया जी ने फौरन अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए, अंडर माय वॉच, आई टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैज हैपेंड, इवन इफ नोबडी हैज डाइड, बट दिस इज माय रेजिग्नेशन एंड आई एम नॉट टेकिंग इट बैक। नाउ दैट इज, वो नैतिकता कब आएगी वापस सर? वो आएगी वापस क्या कभी? देखिए हमारी नैतिकता तो ये है कि हमने एक घोटाले पे एक मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफा ले लिया जी। हमने एक छोटी चीज पे हमने अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया। लेकिन भाजपा से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब राजीव जी बताना क्या है, ये सब उनके लिए तो छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि मेरे देश के मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत ही ये
संवेदना और वेद वेद एक बहुत दुखद मुझे लग रहा है। और मैं जब ये देखा, मुझे एक वीडियो देखा मैंने कि ऐसे सैकड़ों लाशें जो है वैसे पड़ी हुई हैं और एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी मुझे सर। वो बर्दाश्त नहीं हुआ वो मंजर देख के। और मैं तो कहता हूं कि ये नैतिकता बचा कहाँ है अब आज की तारीख में। अगर नैतिकता होती तो आज मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं होता। जो वो कवच था, जो दिखा रहे थे कि एक तरफ से ये ट्रेन आएगी, एक तरफ से ये ट्रेन आएगी और उसके बाद कवच लगेगा, तो ये कवच जो है वो ट्रेनों पे नहीं लगा के ये देश की जनता पे वो कवच लग चुका है। अब देश की जनता को ये सोचना है कि इस कवच को किस तरह से हटाया जाए। सर मेरा सवाल यही था आपसे कि जैसे माधवराव सिंधिया जी की बात करी, उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करी, मेरा ये कहना है कि और ना जाने कितने और ऐसे इंसिडेंट है, सिर्फ रेजिग्नेशन की मैं बात नहीं कर रहा, नैतिक आधार पर लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ली है, कई कई जगह पर ली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये दौर वापस कब आएगा, ये जरा बताएं भरत सिंह जी, बहुत ये इंपॉर्टेंट दौर सवाल है। ये दौर आएगा। देखिए हमारा देश है ना राजीव जी, हर दौर को झेला है, हर दौर को जी देखा है, जी हर दौर को देखा है। हमारा दौर भी आएगा और ये वापस ये दौर आएगा, लेकिन उसके लिए उस दौर के जैसे नेता होने चाहिए। और वो नैतिकता आज भी बता रहा हूं आपको, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आज भी नैतिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है कम से कम। आज भी बहुत विपक्ष की ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे नेता हैं जिनके पास वो नैतिकता है। मैं कहूंगा कुछ भाजपा में भी ऐसे नेता हैं जो आज भी नैतिकता के बल पे जीते। ऐसे बहुत सारे, मैं 2-4 नेताओं को जानता हूं, लेकिन क्या करें बेचारे, वो भी मजबूर हैं, अपनी जुबान जो है नहीं खोल पाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छे नेता हैं। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो नैतिकता की बात हो गई, दूसरी संविधान की बात हो गई। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा सैन फ्रांसिस्को में, और उसके बाद अभी अभी उन्होंने कहीं और अपना भाषण दिया कि भारत का संविधान जो है शायद दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है। धर्मनिरपेक्षता जिसका स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ उसका धर्मनिरपेक्षता है। क्या आपको लग नहीं रहा कि आज की तारीख में हम लोग धर्मनिरपेक्षता से परे हट करके कहीं और जा रहे हैं? पार्लियामेंट की जो उद्घाटन है वो आपके सामने है। देखिए, धर्म निरपेक्षता की बात भाजपा कहीं करती है, उसकी राजनीति जो है वो द्वेष पे टिकी हुई है। वो सिर्फ लड़ाना जानती है। जी भाजपा ने हमेशा लड़ा के जो है वो वोट लिया है देश में। हमारे देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, और देश की जनता इसको समझ रही है और देख रही है। और इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक में देश की जनता ने दिखाया। जी हर कोशिश जो है भाजपा ने अपना कर लिया, हर दाव वहां पे चल लिया, हर दाव खेल लिया, मगर कर्नाटक की जनता ने कहा कि हम आपके बहकावे में नहीं आए। आपको जितना बहकाना था, चाहे वो बजरंग बली के नाम पे बहकाना था, चाहे वो बजरंग दल के नाम पे बहकाना था, बहकाने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन कर्नाटक की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो किसी बहकावे में नहीं आए। और उन्होंने देखा कि जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा की भ्रष्टाचारी पेसीएम, जिस तरह से हमने पेटीएम को, तो पेसीएम हमने बताया कि पेसीएम 40% का कमीशन सरकार कैसे चल रही है। फिर हमने ये देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को ये बताया कि देखिए यहाँ पे किस तरह से लूटमार मचा है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। कर्नाटक की जनता ने यह समझा और यही वजह था कि बहुत ही अच्छे मतों से वहां पे मुझे लगता है एक प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस को दी। क्योंकि देश की जनता इसी तरह से धीरे धीरे, देखिएगा राजीव जी, हर राज्यों में देश की जनता अब देखिए, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है ना सबकी, अब वो सीमा धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि हर घर में चूल्हा जलने के लिए वो सिलेंडर, आपने उज्ज्वला योजना की बात करते थे, हमारी माताओं को जो है आंखों में आंसू आ जाता था जब वो बोलते ना, गांव में एक फूकनी होती है, जब चूल्हा जलाने के लिए वो फूकती है तो आंसू आ जाते थे। तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते, देश की माताएं बहनों को ये आंसू न आए, इसलिए मैं जो है उज्ज्वला योजना लेके आओ, गैस फ्री दूंगा। एक गैस फ्री दिए, उसके बाद वो 2014 से लेके 2023 तक माताएं और बहनें रो रही हैं, ना वो फुकनी बंद हो रहा है और ना देश के प्रधानमंत्री का झूठ बंद हो रहा है। कर्नाटक ने एक चीज तो दिखा दी है भरत सिंह जी के, लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं
उनको उनके जीवन को जो छूती हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जो बिल्कुल कनेक्टेड है, वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अहम है। आप भले ही जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, ये किया, वो किया, वो किया, जब तक के, जैसा आपने गैस सिलेंडर की बात की, वो जो गैस सिलेंडर है 1150 रुपये का, जो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में 450 रुपये का हुआ करता था, मतलब एक तो राजस्थान में आपने अनाउंसमेंट कर दी, और तो और छोड़िए, राजस्थान में अब मिलना भी शुरू हो गया है, और कर्नाटक में भी अब डेट भी अनाउंस कर दी गई है जब से मिलना शुरू हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होगा पूरे देश में, क्योंकि महंगाई की मार से आज की तारीख में देश त्रस्त है साहब। मुंबई शहर में आज तूर की दाल जो है वो 130 रुपए की है साहब, 130 रुपए किलो है। भरत सिंह जी। जी देखिए राजीव जी, असली मुद्दा जो है ना देश की, वो यही मुद्दा है, रोजी रोटी और पेट। कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है। जी। पेट के लिए आज हर आदमी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करता है, निकलता है, ट्रेनों में धक्का खाता है, बसों में धक्का खाता है, और वो जाता है रोजी रोटी के लिए जाता है। जब वो दिन भर मेहनत करके घर पे आता है तो ये सोचता है कि घर में कम से कम अच्छा खाना मिले। जब वो देखता है कि गैस खत्म हो गई है, 1200 रुपए का गैस भरना पड़ेगा, जब देखता है कि 130 से 140 रुपए का दाल लेना पड़ेगा, जब वो देखता है कि 70 रुपए का चावल लेना पड़ता है, तब वो सोचता है कि कैसे मैं 10,000 15,000 के जो है इनकम में मैं घर का भाड़ा भी दूं, और उसके बाद राशन भी भराऊं, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी करूं, देखूं, तो ये, और उसके बाद बीमारी, तो ये 15-20 हजार की नौकरी में कैसे संभव हो सकता है। तो एक तरफ जो है देश की जनता को महंगाई से, बेरोजगारी से सरकार ने उसके सर पे एक बोझा लाद दिया है, और उसके बाद लोक लुभावने सपने जो दिखाने का काम करती है वो दिखा रही है। और देश की जनता, फिर मैं कह रहा हूं कि देश की जनता अब धीरे धीरे इस छलावे और बहकावे से बाहर निकल रही है। भाजपा बार बार कोशिश कर रही है उस तक लेके जाने के लिए, उस छलावे को दिखाने के लिए, लेकिन अब देश की जनता भी होशियार हो चुकी है, और वो बता रही है कि देखिए अब हम जो है बहकावे में जितना आना था आ गए, क्योंकि हमारे पेट को आप नहीं भर सकते हैं तो हम आपको वोट क्यों दें। तो ये जरूरी है कि जो हमारे लिए हमारा पेट देखेगा, हम उसी को लेके आएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो लोकल इशू है, जिस भी प्रांत में लोकल इशू है, जिस राज्य में लोकल इशू है, हम उसी विषय को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे भी देखिएगा, पहले हम जो भी जहां का विषय, चाहे वो राजस्थान का विषय, राजस्थान में जैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी, 500 रुपए में जो है गैस कर दिया, जो है माताओं बहनों को 2-2 3-3 हजार रुपए का जो है एक हर महीने में दे रहे हैं, बेरोजगारों को जिस तरह कर्नाटक में दे रहे हैं। जी। तो ये सारा चीज जो है लोगों को, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि पेट का सवाल है। और जब ये देखेंगे हर राज्य की जनता कि इसको मुझे कौन दे रहा है, कांग्रेस दे रही है कि भाजपा दे रही है। भाजपा सिर्फ वादे किए, आप याद करिएगा 2014 से लेके आज 2023 तक सारे वादे और सारे झूठे वादे। इनका एक मंत्र है, जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। तो भाजपा उसी पे टिकी है। लेकिन इस बार ऐसा है, लग ऐसा रहा है कि दी मोमेंटम इज नाउ विद द कांग्रेस पार्टी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, क्योंकि आपने लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर फोकस किया है, अपना ध्यान वहां केंद्रित किया है, इसलिए लोग शायद आपको अब बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर वाज अ CSDS poll recently, I mean that's about 1 week ago, which said that the acceptability of Mr. Rahul Gandhi among the people of India has gone up by 150%. From 2014 till today, it has really gone up. बहुत लोग अब, बीजेपी का तो बहुत अच्छा प्रचार चला ही था राहुल गांधी जी के खिलाफ पप्पू पप्पू बोल करके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है हिंदुस्तान के अवाम के सामने, वो बहुत बढ़ गई है, और वो बीजेपी के लिए शायद खतरे की घंटी है। भरत सिंह जी। देखिए मेहनत तो भाजपा ने बहुत किया, भाजपा ने मेहनत तो बहुत किया। 2 साल तक पूरी मीडिया में सिर्फ उनको
राहुल जी को दुष्प्रचार करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए जितना खर्चा करना था जी सारा खर्चा किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। सच जो होता है ना, थोड़ा देर लगता है। जब कहते हैं ना, सच जब बाहर आता है तो हर झूठ को हारना पड़ता है, और वही हो रहा है अब इस देश में। और वो भाजपा से देखा नहीं जा रहा है। भाजपा को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि हमने इतना खर्चा किया, इतना पब्लिसिटी की, इतना करने के बाद मेरे 40-40, 50-50 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सारे प्रवक्ता हर टीवी चैनल पे बैठ के इतना दुष्प्रचार कर रहे थे राहुल जी का, और उसके बाद में भी ये आदमी सभी बाधाओं को तोड़ते हुए, चीरते हुए ये वापस जो आ गया। तो आखिर कैसे हुआ ये? अब वो परेशान आपस में है, आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि इसका अब तोड़ क्या निकाला जाए। तो अब भी दुष्प्रचार में लगे हैं। लेकिन फिर मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे पत्रकारों को कि आज भी आप सच्चाई पे अडिग हैं और सच्चाई आप दिखा रहे हैं, जिससे बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन भरत सिंह जी, मुझे तो अचंभा हो रहा है। ये तो देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉलिटिकली मैच्योर्ड पार्टी है। देखिए साहब, 1984 में जिसकी 2 सीटें आई हों और 2019 में 303 आ गई हों, पार्टी में कुछ तो होगा ही ना, जबरदस्त होगी पार्टी अंदर से। तो ऐसी बात तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं हो सकते। उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ दुर्प्रचार करने से राहुल गांधी जी हार जाएंगे? सर, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी ने अपनी दादी को मरते हुए देखा है। उसके पहले राहुल गांधी ने अपने चचा को मरते हुए देखा, अपनी दादी को मरते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, अपने पिताजी को शहीद होते हुए देखा। इनफैक्ट पिताजी की तो पूरी बॉडी तक नहीं मिली थी। सर, ये इसमें शेर का जिगरा है, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी आदमी। So I think the BJP, if they think that they can frighten him, they made a huge mistake, very frankly, sir. राजीव जी, आपने सवाल किया कि 2 सीट से 303 सीट लाई है तो कुछ तो उसमें होगा। जी जरूर है। देश की जनता है, हमारे देश की जनता भोली भाली भी है, आप जानते हैं, भावुक भी होती है देश की जनता। तो हमारे देश की जनता ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा, सारे लोग लुभावने वादे जो किए, और लोग लुभावने वादों में हमारे देश की जनता आप जानते ही हैं कि आ जाती है, कभी कभी बहकावे में आ जाती है, बहकावे में आ गई। तो उन्होंने बोला कि भाई इतना बढ़िया जादूगर आया हुआ है और ये जादू से, छड़ी से जो है सब कुछ सही कर देने वाला है, तो क्यों ना जो है इसको एक बार मौका दिया जाए, चांस दिया जाए। तो सब उन्होंने मिल के साथ, देश की जनता ने उनको 303 सीट तक पहुंचाया। लेकिन अब वही देश की जनता ये कह रही है कि एक ही भूल कमल का फूल। अब देश की जनता ये चिल्ला रही है, सड़कों पे आके चिल्ला रही है। कुछ तो भाजपा के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई, दबे जुबान पे बोल रहे हैं एक ही भूल कमल का फूल। तो देश की जनता से भी गलती हो सकती है, होती है, उसको सुधार रही है देश की जनता। हिमाचल प्रदेश में सुधारी, कर्नाटक में सुधारी, अभी 5 राज्यों में फिर से चुनाव है और देश की जनता इन 5 राज्यों में भी अपने भूल को सुधारेगी। और देखिएगा, बहुत जल्दी जो है लोकसभा का चुनाव है और बहुत ही बढ़िया और कॉन्फिडेंस के साथ देश की जनता, जिस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते थे नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे मंत्री, उसी तरह से देश की जनता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बटन दबाएगी और कहेगी कि भैया बहुत हो गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। ये पता है आपको, याद है कि जब बहुत चलता था जी, बहुत चलता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। एक मंत्री, एक नेता, एक प्रवक्ता ये तो भूल ही गए। वो कहते थे कि माँ अक्षर नहीं याद है, माँ अक्षर महंगाई का माँ अक्षर मनमोहन सिंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इत्तेफाक देखिए कि इसमें नरेंद्र मोदी जी के इसमें भी यम लगता है, म लगता है, और मनमोहन सिंह जी की जो है स्पेलिंग में म लगता है। तो ये म है ना, उल्टा हो गया है। अब वो म जो है ना, भाजपा के मुंह से, किसी नेता के मुंह से नहीं निकलता है। महंगाई के विषय पे एक शब्द तो कम से कम बोल दे, तो वो क्या करते हैं, अब हिंदू खतरे में है। अब ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया राजू भाई, जिस देश में 100 करोड़ मुसलमान हो, हिंदू हो, माफ करिएगा, जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो और 27 करोड़ करीब मुसलमान, उस देश में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है?
100 करोड़ की हमारी आबादी है और उस पर चिल्ला रहे कि हिंदू खतरे में। अच्छा, ये भी एक बड़े मजे की बात है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब हिंदू खतरे में आ जाता है, उसके पहले हिंदू पूरी तरह सेफ होता है। आप भी शायद जहां रहते होंगे, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब रहते होंगे, बड़े अच्छे से रहते होंगे, लेकिन ये खतरा पैदा करते हैं। तो अब देश की जनता, सारे लोग समझ गए हैं कि हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है, ये भाजपा बहुत बड़ा खतरा है। इस भाजपा को हटाएंगे तभी ये खतरा मिटेगा। राइट, थैंक यू सो मच भरत सिंह जी। हमेशा आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। आपके सटीक विश्लेषण को लेकर के जितनी आपकी तारीफ की जाए वही कम है। बट थैंक यू सो मच सर फॉर धन्यवाद, जॉइनिंग अस। सो धन्यवाद, नाइस ऑफ यू। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। Right, that is just about it from Bharat Singh of the Congress Party. And that's just about it from Nation Now. We missed Advocate Pradeep Nambiar ji today. Do we have any comments? Do we have any comments today? All right, no comments at all. Oh, look at that, look at that. You guys have stopped sending comments. Please do send in your comments. जितने comments आप भेज सकते हैं ज़रूर भेजें. We'll try and read them out on Monday. Please do send in your comments. But from me, Rajiv K. Bajaj, that is RKB. That's all that we've got for you on Nation Now. आज के नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे नेशन नाउ। We'll of course be back with you on Monday. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।